डेवलपमेंट है। हम जम्मू वर्सेस श्रीनगर ही करते रह जाते हैं, है ना। एक डेवलपमेंट डेफिसिट है, एक परसेप्शन है। अब मेरे ख्याल से इसमें अब कमी भी वाक़ई हुई है पिछले मतलब डेकेड्स में, ये बहुत ज्यादा था जम्मू वर्सेस श्रीनगर। तो डेवलपमेंट खाली इमारतें बनने से थोड़ी होती है। आज भी एम्स तो बन के तैयार है। क्या वो वाला इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिल्ली की एम्स का है वो यहाँ आएगा? तो जम्मू कश्मीर में 1980 के बाद कोई भी ऐसा रोड मैप नहीं बना, प्लानिंग का कोई ऐसा साधन नहीं बना, बिना तरक्की के कलोनियां काटी गई। तो ये डेवलपमेंट जो है ये बिल्डिंगें नहीं होती, डेवलपमेंट होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ पर आपके अपने लोग हैं। सरकार हमें सिर्फ ये बता रही है कि हमने इस आउटफिट को बैन किया है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो इनका एमलगम है, इसको अभी तक किसी भी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने भी बैन नहीं किया है। कि कश्मीरी यूथ जो है वो वाइडर स्पैन के ऊपर सोचता है, जम्मू वाला जो है वो लिमिटेड पे सोचता है। कश्मीरी पंडित जब जम्मू में आए तब हमारे बच्चों को पता चला कंपटीशन भी होता है। होता है कि हमारी जन्मभूमि उतना डेवलप नहीं कर पाई जितने बाकी शहरों ने। अभी की सरकार के एक मंत्री हैं, वो कहते हैं मैं बहुत ही साधारण परिवार से आता हूँ, और साथ ही कहते हैं कि मैंने जो है अपनी लॉ पहले बेंगलोर से की, फिर यूके चला गया, फिर LLM वहां से की, मगर मैं ग्राउंड का जुड़ा हूँ, नॉर्मल फैमिली से ही हूँ। तो मतलब जब ये वाली पढ़ाई तो सोचा, क्या यहाँ का पॉलिटिशियन भी नहीं चाहता था कि यहाँ ज्यादा डेवलपमेंट हो? इस सिविल सोसाइटी को यहाँ पे पनपने नहीं दिया, लेकिन ज्यादा तवज्जो रही कश्मीर। हाँ, ये बात सही है, और जम्मू के लोगों की इसको लेकर के शिकायतें भी। ओपन माइक जहां बात करनी चाहिए बिल्कुल ओपनली, और उस तामझाम उस फॉर्मल चीजों से हटकर जो हम सोचते हैं वही बोलना चाहिए। बेसिकली इसी का मतलब है ओपन माइक। इसलिए हम लोगो भी यूज नहीं करते, माइक को भी ओपन रखते हैं। जम्मू कश्मीर हमारे सपनों का जम्मू कश्मीर, वो तो कभी पूरा नहीं होगा क्योंकि सपने बहुत कम पूरे होते हैं, मगर कहीं ना कहीं हकीकत के साथ जुड़ते तो हैं। क्या हमें आज ये लगता है कि जम्मू कश्मीर को जितना डेवलप होना चाहिए था उतना है या नहीं? अगर हम शहरों की बात करें, अर्बन एरिया की, तो जम्मू, जिसे कई बार कहा जाता है बहुत विकास हो रहा है, विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, मगर एक तरफ से हम देखें तो आज भी वही साइंस कॉलेज, आज भी वही कॉमर्स कॉलेज, श्रीनगर की बात करें आज भी वही SP कॉलेज, IIT और IIM तो आए हैं, मगर जम्मू के कितने युवा उसमें पढ़ पा रहे हैं? जम्मू में कितने ज्यादा मॉल्स बने हैं? एक वेव मॉल को अगर हम छोड़ दें तो कुछ मॉल्स ऐसे हैं जो चल नहीं पाए, कुछ ऐसे हैं जो खुल नहीं पाए। कितने ज्यादा होटल्स यहाँ आए हैं। IPL मैच करवाने के लिए MS स्टेडियम क्या तैयार है? क्या और स्पोर्ट्स स्टेडियम बन रहे हैं? ये सारा कुछ क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं लाता है। तो डिस्कस करना तो जरूरी है। फयाज साहब भी मेरे साथ हैं, पवन जी भी मेरे साथ हैं, श्रीनगर की भी बात होगी, जम्मू की भी। फयाज साहब, श्रीनगर शहर का भी हाल ऐसा है कुछ? बिल्कुल, हर जगह का ये मतलब कोई एक जगह नहीं है, बल्कि कभी कभी आपको लगेगा कि जम्मू में डेवलपमेंट ज्यादा है, किसी एक चीज की तरफ आप देखेंगे तो आपको लगेगा श्रीनगर डेवलपमेंट है। हम जम्मू वर्सेस श्रीनगर ही करते रह जाते हैं, है ना। एक डेवलपमेंट डेफिसिट है। अब एक परसेप्शन है। अब मेरे ख्याल से इसमें अब कमी भी वाक़ई हुई है पिछले मतलब डेकेड्स में, ये बहुत ज्यादा था जम्मू वर्सेस श्रीनगर। तो इसमें कमी आई लगता है आपको? मुझे लग रहा है इसमें कमी आई है। एक ये कि जम्मू में वाकई डेवलपमेंट कम था, अब डेवलपमेंट ज्यादा आ चुका है। टू बी फेयर टू द बीजेपी गवर्नमेंट, पिछले 10 साल में जम्मू में काफी डेवलपमेंट हुआ है, जो पहले ऐसा नहीं होता था। कश्मीर में पहले होता था, उसके बाद उसमें किसी हद तक कमी हुई है, लेकिन जहाँ तक फ्लाईओवर्स और ये जो हाईवेज, रिंग रोड वगैरह और रेलवे का ताल्लुक है, ये तो विजिबल चीजें हैं, ये तो सामने है। लेकिन पावर प्रोजेक्ट्स, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनमें काफी बेहतरी लाने की जरूरत है। एक और चीज होती है पवन जी, जैसे हम कहते हैं ना कि एक बार डेवलपमेंट हुई, तो डेवलपमेंट खाली इमारतें बनने से थोड़ी होती है। आज भी एम्स तो बन के तैयार है। क्या वो वाला इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिल्ली की एम्स का है वो यहाँ आएगा या वैसा होगा? वो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे बड़े बड़े कॉलेज की इमारतें बन गई, उसमें कितनी फैकल्टी है, कितने बच्चे जम्मू के वहां पर जा रहे हैं, ये चीजें इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। तो इसमें दो चीजें होती है, ऐसा एक चीज तो माननी पड़ेगी, प्लानिंग। जो प्लानिंग विभाग होता है वही सब डिजाइन करता है। तो जम्मू कश्मीर में 1980 के बाद कोई भी ऐसा रोड मैप नहीं बना, प्लानिंग का कोई ऐसा साधन नहीं बना, बिना तरक्की के कलोनियां काटी गई।
कहीं पर पानी का प्रबंध नहीं है, कहाँ पर रोड जो है वो संकरे हैं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है। अब जिम्मेवार कौन है? सवाल तो यह है, जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार सरकारें हैं, जो भी रही। अब आप कहते हैं कि पिछले 10 साल से जम्मू में ज्यादा डेवलपमेंट हुई। डेवलपमेंट जैसा आपने किस कहा, हिसाब से? किस हिसाब से? एम्स बन गया, हाँ। जहाँ दो चीर आपके आईआईटी आईआईएम बन गए, लेकिन उसमें भाई है कौन? जम्मू कहाँ है, कश्मीर जम्मू कहाँ के है? कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? कितने बड़े? जम्मू का है, कश्मीर का हिस्सेदारी का है, वो तो है ही नहीं। आपके जहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए इतनी इतनी फैक्ट्रियां हैं, लेकिन उन फैक्ट्रियों में काम कौन कर रहा है? भाई जम्मू वाले तो है ही नहीं उधर। तो ये डेवलपमेंट जो है, ये बिल्डिंगें नहीं होती। डेवलपमेंट होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो वहां पर आपके अपने लोग हैं। आपका यूथ डेवलप करना है, आपने स्किल डेवलपमेंट के ऐसे प्रोजेक्ट लाने हैं ताकि यहाँ से जो यूथ है वो बाहर ना जाए। डेवलपमेंट का एक फिर दूसरा एंगल है सब जैसे ना कि क्या हमारी जहनी डेवलपमेंट हुई, दिमागी डेवलपमेंट, क्या हमने एक्सप्लोर किया अपने आप को? इस पर भी बड़ा एक बहुत सोचने वाली बात है। आपको क्या लगता है, जम्मू के जहनी तौर पर लोग और कश्मीर के, श्रीनगर के लोग, क्या हमने एक्सप्लोर किया अपने आप को दिमागों से? फैशन, कल्चर, आर्ट, बाकी चीजें, पढ़ना, आइडियोलॉजी, थिंकिंग, इसको लेकर? ये एक बदकिस्मती की बात है कि ये कॉन्फ्लिक्ट स्टेट रहा है 1947 से। तो इसमें आपको तो पता है, हमसे बेहतर आप जानते हैं कि इसमें डेवलपमेंट और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो पीछे रखी गई, और पॉलिटिक्स वगैरह को और जज्बात वाली पॉलिटिक्स को सामने लाया गया। ये जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है, और कभी कभी दोनों को लड़ाया गया, कभी कभी एक वेज क्रिएट किया गया बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स, और बिटवीन द मेजॉरिटी और द माइनॉरिटी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई है। और आप देख रहे हैं कश्मीर में अब 35 साल से एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी वहाँ पे चल रहा है। कभी कभी वो तेज हो जाता है, कभी जैसे कि आज कम हुआ है, लेकिन है अपनी जगह पे। इस किस्म के लोग वहाँ पे हैं, अभी कुछ लोग जेलों में हैं, कुछ लोग अभी मिलिटेंट्स हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। सरकार हमें सिर्फ ये बता रही है कि हमने इस आउटफिट को बैन किया है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो इनका एमलगम है, इसको अभी तक किसी भी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने भी बैन नहीं किया है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि इसको बैन कर लो, मैं ये बता रहा हूँ कि इससे एक लेजिटिमेसी मिल रही है एक सेपरेटिज्म वाले आइडियोलॉजी को, कि कल न परसों किसी दिन कोई फैसला हो जाएगा, और ये लोग जो यहाँ पे बैठे हैं ये नाइट वॉचमैन हैं। एक वो अनसर्टनिटी का माहौल है। अच्छा, जैसे दीपक तो बात कर रहे थे ना कि जहनी तौर पर क्या विकास हुआ है। अगर हम जहनी तौर हमारे पर, बच्चे क्या, जो दिल्ली हाँ, के मैं बच्चे, चंडीगढ़ के बच्चे सोचते हैं, वो सोच पा रहे हैं? मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ। देखो, जहनी तौर पर जो विकास होना है ना, उसके लिए आपको एटमॉस्फेयर पहले बनाना पड़ेगा। जैसे फयाज साहब ने कहा कि कंफ्लिक्ट जो होगा। अब कश्मीर का जो बच्चा है, जिसने वो दौर देखा है 18 से लेकर इस समय 26-27 साल का, जहाँ 30 साल का, 30 साल का, उसने तो पैदा होते ही वो देखा। अब उसके जहन में जो चीजें हैं उनको आहिस्ता 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 बाहर निकलना है। और जम्मू में आइडियोलॉजिकली हमारा जो ब्रेन है ना, वो हम एक तह तक गुलामी के दायरे में सीमित रह गए हैं। बड़ा नहीं सोचना, बड़ा नहीं सोच पाने का कारण क्या है? क्या पीछे आपको परिवार की तरफ से वो चीजें मिल रही हैं? लेकिन इसमें एक चीज जरूर है कि कश्मीरी यूथ जो है वो वाइडर स्पैन के ऊपर सोचता है। जम्मू वाला जो है वो लिमिटेड पे सोचता है। वजह क्या रही कि एक तो जहां पर सबसे बड़ी दिक्कत रही एजुकेशन की, कि अब कोई माने ना माने, लेकिन मैं एक चीज को मानने को तैयार हूं कि जब माइग्रेशन हुई, कश्मीरी पंडित जब जम्मू में आए, तब हमारे बच्चों को पता चला कंपटीशन भी होता है। पहले नहीं पता था, क्योंकि उनको लगा यार हमें भी इतना पढ़ना है। और उसके बाद देखो आप कितना चेंजेस आए। आज जम्मू के बच्चे फॉरेन में जाकर बड़ी बड़ी कंपनियों में भी काम कर रहे हैं। कुछ हद तक जहनी तौर पे विकास हुआ है, लेकिन वो एक टर्माइल जो था उसके बाद हुआ है। उसके पहले वाला अगर हुआ होता तो आज बहुत ज्यादा चेंजेस होती, लेकिन इसके ऊपर कोई काम नहीं करेगा। इसके ऊपर दुख होता है व्यास साहब कि कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए बाकी स्टेट से, बाकी डेवलप सिटीज से। वो ये बात तो है सही, मैंने पहले ही बता दिया कि इसके लिए जो माहौल बनना चाहिए था कॉम्पिटिटिव डेवलपमेंट का, मतलब आप कहते कि यहाँ पे आपका एक फ्लाईओवर बन रहा है, हमें भी एक फ्लाईओवर दे दो, लेकिन इसके बरक्स क्या चल रहा है? जो आपके सामने तो है वो सारी जज्बाती चीज़ें हैं कि ये दे दो, वो दे दो, यूटोपियन चीज़ें जो किसी भी मतलब
फोर्सीएबल फ्यूचर में कभी आपको मिलने वाली नहीं है। इसी के साथ ही लोगों को उलझाया गया। तीसरा एक चीज है कि ये जो मजहब वाली सियासत है, क्योंकि रिलीजन तो ब्लाइंड कर देता है बहुत सारी जगहों पे लोगों को। मैं ये नहीं, मैं रिलीजन के खिलाफ ना, आई एम ए रिलीजनिस्ट, परफॉर्मिंग रिलीजनिस्ट, बट आई रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। एग्जैक्टली हाँ, होना भी चाहिए। हर एक मजहब की हम इज्जत करते हैं एक और मजहब के अकीदों अपने दायरे हैं, अकीदों उस की इज्जत करते हैं, यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कश्मीर में एक तरह का रेडिकलिज्म और जम्मू में एक तरह का रेडिकलिज्म, और उसको लेजिटिमेसी दी गई। इस टाइप के लोग जम्मू में यूनिवर्सिटी में एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ वाबस्ता है, आइडियोलॉजी के साथ वाबस्ता है, इसके साथ इलेक्शंस भी लड़ते हैं, मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर वगैरह बनते हैं। इसी तरह से कश्मीर में भी इसका रिवर्स, वहाँ पे दूसरी आइडियोलॉजी है, उसके साथ वो लोग रहते हैं। तो जम्मू में एक आइडियोलॉजी ने कब्जा जमाया एकेडमिया पे, कश्मीर में एक आइडियोलॉजी ने मतलब हम आपका कब्जा कहने का जमाया। मतलब हम आपस में ही भिड़ते रहे और हाँ। नुकसान दोनों तरफ होता तो इसमें जो इंटेलिजेंशिया जिसको हम कहते हैं वो करप्ट हो गया। और इस वजह से क्या हो जाता है कि कोई एक शख्स जिसको 10 वोट, 10 लोग भी इसके साथ नहीं है, मैनिपुलेशन करके 10 वोट, 20 वोट, 1000, 2000, 5000, 10,000 वोट जीत करके वो एमएलए बनता है। कोई 20-25 वोट लेकर के म्यूनिसिपैलिटी का काउंसलर बनता है, फिर मेयर बनता है, फिर डिप्टी मेयर, मतलब जो जो भी वहाँ पे पॉसिबिलिटीज वो इसी में है पॉसिबल। अगर यहाँ पे फेयर पॉलिटिक्स होता फिर ये चीजें नहीं होती। इसी तरह से एमएलए बनते हैं 1000 वोट लेकर के, 2000 वोट करके। हमारे हबा के दल में एक 2002 में जो एमएलए बनी उसको सिर्फ 500 या 600 वोट मिले 1 लाख में से। मंत्री भी बन गए, बात मंत्री एमएलए नहीं, मंत्री मिनिस्टर भी बने हो। मंत्री भी बन गए। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं मंत्री भी बन। ये क्या होता है ये तब। अच्छा, दूसरी बात कि सिंगल पार्टी, एक पार्टी में कोई एक एमएलए है या 2 एमएलए है, एस्पायर कर रहा है चीफ मिनिस्टर बनने का, ये किसी और रियासत में नहीं है। महाराष्ट्र, यूपी, किसी मतलब वहाँ भी लोग एस्पायर करते हैं, लेकिन इनके पास होते हैं 20, 50, 30, 100 एमएलए, उसके बाद वो करते हैं। यहाँ पे एक जो भी है उसको लगता है मैं चीफ मिनिस्टर से कहीं ज्यादा पॉपुलर हूँ। हमारे एक आईएएस ऑफिसर है, दोस्त है कि जो टॉपर भी रहे एक जमाने में, उन्होंने सोचा मैं मिनिस्ट्री बनता हूँ, उनको भी लगा कि मैं चीफ मिनिस्टर और फारूक अब्दुल्ला से भी ज्यादा पॉपुलर हूँ लोगों में, क्योंकि उन्हें वो ट्विटर, फेसबुक वगैरह पे वो काफी फॉलोअर थे। लेकिन वो वोट की पॉलिटिक्स एक अलग होती है। लेकिन हर एक वहां पे एस्पायर करता है मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ जी, एक एमएलए होकर। जी दूसरी एक बात, जैसे ना फयाज साहब ने बड़ा अच्छा बोला और बात भी ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए मैं, आप या फयाज साहब अपनी रियासत को छोड़कर, मैं तो रियासत ही बोलूंगा, रियासत को छोड़कर हम दिल्ली चले जाते, मुंबई चले जाते अपने फील्ड पे, तो आज हम किसी नेशनल चैनल के एडिटर इन चीफ तो होते, 20-25 साल बहुत होता है वहां बैठ के, मगर हमने चुना अपने शहर में काम करना। उसके भी कारण थे, लगाव भी था, या ये कि परिवार को, मजबूरियां भी नहीं, लगाव भी होता है। पर मैं एक चीज बोलूं, नहीं पवन जी, कुछ लोग नहीं, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, नहीं उसका कारण है जो आपने बोला, मजबूरियां वो सेकंड पे आती है। पहली बात कहते हैं ना, जो लोग इमोशनली होते हैं वो कुछ सोचते हैं यार परिवार तो निकल ही जाएगा, मैं पहले अपनी सेटलमेंट देखूं। हम लोगों ने चुना तो, मगर हमने वो जो चुना ना, आज अफसोस, आज दुख होता है ना कि यार उतनी डेवलपमेंट यहाँ नहीं है, हम कहीं बाहर होते तो शायद बहुत बेटर होते। देखो इसके 2 कारण हैं। एक तो आप क्यों नहीं जा पाए, उसकी अलग अलग वजह हो सकती है। बिल्कुल। दूसरा मगर आपने ऑप्ट भी नहीं किया। हाँ, हमने कोशिश भी नहीं की, हम करते तो। और दूसरा हमने अपने आप को एक सीमित दायरे में खुद कैद कर दिया। लगता था अपने इलाके में रहेंगे, अपने लोगों के बीच रहेंगे, घर के पास रहेंगे, बाहर कभी गए नहीं। हालांकि डिफरेंट फील्ड्स के अंदर अपनी अपनी अप्रोच होती है। हालांकि शुरू में पवन जी मुंबई हो आए थे, वो कहानी अलग है। ये मुंबई रहे। मैं थिएटर से था तो मेरे दिमाग में एक गिर आ गया कि मुझे वहां पर ही सेटल होना है, वहां रहना है और मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है। तो वो क्या था कि हम परिपक्व नहीं थे, मैच्योर नहीं थे, यंग थे, उठाया बैग चल पड़े, विजन नहीं था करना क्या है, और कोई गाइड नहीं था। फिर वापसी हुई, फिर दरबदरी हुई, फिर जब इस फील्ड में आए फिर एक गाइड मिला, उसने तराशा, उसने कहा नहीं तुम्हारा ये फील्ड है, तुम ये काम करो। लेकिन क्या हुआ कि हम लोग बंद गए। दुख होता है कि हमारी जन्मभूमि उतना डेवलप नहीं कर पाई जितने बाकी शहरों ने किया। इवन अगर हम नॉर्थ के पास वाले शहर देखें, चंडीगढ़ देखें, अमृतसर देखें, जलंधर देखें, वो पिछले 20-20 सालों में बहुत आगे पहुंच गए। लेकिन उसके लिए हम किसको जिम्मेवार ठहराएं? हमारी सियासत को, ब्यूरोक्रेसी को। जो सियासत यहाँ पर हुई
जो जहां पर एक पॉलिटिकल टर्माइल हुआ उसके बीच में ब्यूरोक्रेसी हावी हुई। आप सोच नहीं सकते कि जम्मू कश्मीर के हिस्से का अरबों करोड़ों रुपए जो हैं वो बाहर चले गए, लूट कर ले गए। कोई भी यहाँ आया कमाई के ऑप्शन ज्यादा थे व्यास साहब, लूट पर के ले लोगों गए। को नहीं मिला। सूट खूब रही, कमाई अच्छी की लोगों ने। पॉलिटिशियन ने भी कमाई। देखिए ये भी परसेप्शन है हाँ, अच्छा कुछ। हाँ, देखो इससे आपको क्या लगता है? हमारे कश्मीर में 3 लाख लोग बाहर से आते हैं, बिहार यूपी वगैरह से वो काम करने के लिए आते हैं। लेबर। हमारे कश्मीर, हाँ लेबर, हाँ। हमारे कश्मीर से लाखों लोग बाहर जाते हैं। ये जो आप स्टूडेंट्स का भी बता रहे हैं ना अभी, ये पवन जी बता रहे थे आईआईटी, इसमें भी मतलब ये जो इंस्टीट्यूशन बने हैं ना, आईआईएम बना है या आईआईटी बना है, इनका एक तरीका होता है एडमिशन का। वहां पे लिखा हुआ है कि किस तरह से सिलेक्शन की होगी। ये बाहर में आईआईएम अहमदाबाद भी आप ले लो, आईआईटी दिल्ली आप ले लो, इनका तरीका वही है जो यहाँ पे है। और वहां भी दिल्ली के लोग नहीं है, वहां भी होते हैं दूसरे। अहमदाबाद में कितने लोग गुजरात के होते हैं? बहुत कम होते हैं। ये एक इनका तरीका है। हाँ, आपकी ह्यूमन रिसोर्स का जो डेवलपमेंट है ये शुरू से ही होना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे शुरू से ही सरकारी स्कूलों की हालत है। आप मुझे ये बताएं कि जो ये लोग अभी मतलब गवर्नमेंट में हैं, उनमें से ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में उनके कितने बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं? किसी का भी क्यों नहीं पढ़ते हैं? इसलिए कि वहाँ का स्टैंडर्ड ठीक नहीं है। अब आप देख लीजिए, मतलब जो भी अब रिजर्वेशन का भी चल रहा था, इस पर भी हमने बात की। जो इसके बेनिफिशियरीज हैं वो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, वो भी सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते। ये बात अलग है कि वहां नहीं पढ़ते हैं, फिर मतलब राजौरी पूंछ में ना पढ़े, जम्मू में भी सरकारी स्कूल में पढ़े नहीं, यहाँ भी पढ़ते हैं वो आला। अभी की सरकार के एक मंत्री हैं, वो कहते हैं मैं बहुत ही साधारण परिवार से आता हूँ, और साथ ही कहते हैं कि मैंने जो है अपनी लॉ पहले बेंगलोर से की, फिर यूके चला गया, फिर एलएलएम वहां से की, मगर मैं ग्राउंड का जुड़ा हूँ, नॉर्मल फैमिली से ही हूँ। तो मतलब जब ये वाली पढ़ाई तो सोच रहे, तो जो गांव वाले बंदे को बता रहे होते हैं वो सोचता है कि भाई साहब हम तो जम्मू यूनिवर्सिटी में भी नहीं पढ़े अभी। चलो कैटेगरी तो मांग नहीं रहा है। बहुत से ऐसे गांव भी हैं जम्मू कश्मीर के भीतर जहाँ के बच्चों ने अभी जम्मू भी नहीं देखा नहीं होगा। देखा, बिल्कुल। और कश्मीर के अंदर भी रिमोट एरिया ऐसा होगा जिन्होंने डल नहीं देखा होगा, श्रीनगर में नहीं देखा होगा, क्योंकि मौका ही नहीं मिला कभी। और उसकी वजह ये रही कि जो हमारे लीडरान थे उन्होंने अपने आप को सही ढांचे में रखा, अपने बच्चों को रखा। अब सरकारी स्कूल जितने हैं, एजुकेशन मिनिस्टर जो जम्मू कश्मीर का है, उसके अपने बच्चे नहीं वहां पर जा सकते। एजुकेशन मिनिस्टर ने भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं की। एक क्रिटिकल सवाल, एक क्रिटिकल बात है, वो व्यास साहब आप ज्यादा बेटर बता सकते हैं कि क्या यहाँ का पॉलिटिशियन भी नहीं चाहता था कि यहाँ ज्यादा डेवलपमेंट हो? देखिए पॉलिटिशियंस के ये भी ढूंढते रहते हैं कि इनकी कन्वीनियंस, सबसे अच्छी पोजीशन जहां पे ये लोग बार बार एमएलए बनते रहे, मिनिस्टर बनते रहे, जो एक पर्टिकुलर किस्म का कल्चर वो सस्टेन करना चाहते हैं। इसके लिए जो भी इनसे हो सके, ये मजहब के नाम पे, किसी मतलब कैटेगरी के नाम पे, ट्राइब के नाम पे ये लोग तकसीम करते रहते हैं। लेकिन इसमें एक सिविल सोसाइटी का काफी रोल होता है। इस सिविल सोसाइटी को यहाँ पे पनपने नहीं दिया गया। एक वजह इसकी यह रही, ये क्योंकि पॉलिटिकल डिबेट है, 1 मिनट इस पे हमें बात करनी चाहिए। ये यहाँ पे है कि कश्मीर को ज्यादा मतलब सेंट्रलिटी हासिल रही इसमें। जम्मू कश्मीर तो लोग कहते हैं जम्मू इसमें पहला था, लेकिन ज्यादा तवज्जो रही कश्मीर। हाँ, ये बात सही है। और जम्मू के लोगों की इसको लेकर के शिकायतें भी, और एक परसेप्शन भी है कि विक्टिमहुड का, वो बात भी सही है कि 2014 तक वो रहा भी। लेकिन बात यह है कि इन लोगों को मतलब जिस तरीके से बाहर चलता है, वहां पे इश्यूज के ऊपर होता है डिस्कशन, वहां पे देखते हैं कि डेवलपमेंट कितनी हुई है। यहाँ पे ये लोग उलझाए रखते हैं, जो मैंने पहले भी बताया। अब आप देख लीजिए, मैं इसकी बात कर रहा था, मैं एक महाराष्ट्र हमारी एक स्टेट है, वहाँ पे एक शहर है पुणे इंडिया का एकेडमिक कैपिटल, आईटी का कैपिटल बेंगलोर और हैदराबाद और पुणे एकेडमिक। वहां पे मेरी इतलात के मुताबिक 70 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर में यहाँ पे हमारे 10 यूनिवर्सिटीज हैं, और सारी की सारी सरकारी या सरकारी इमदाद से चलने वाली। 1-2 डायरेक्टली सरकारी नहीं है, जैसे माता वैष्णो देवी वाली बाबा गुलाम शाह या इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये मुस्लिम वक्फ फंड से चलती है, लेकिन सरकार का डायरेक्टली इस पर रोल है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी यहाँ पे क्यों नहीं है? आपके यहाँ सिम्बियोसिस है,
जो टॉप हाँ, यूनिवर्सिटी हम लोग की, वो पुणे में है। इसी तरह से बहुत नवीन जिंदल जिंदल यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो बहुत सारी यहाँ पे क्यों नहीं बन रही है इस किस्म की यूनिवर्सिटी? यहाँ पे सिर्फ उन्होंने बीएड कॉलेज बनाए और इस तरह के उन्होंने कॉलेज बनाए एलिमेंट्री एजुकेशन वाले, IIT कॉलेज। जहाँ पे ये लोगों से पैसा ले लें, उनको उनको कहें कि आप एक चीज ब्याह साहब मैं बतानी थी आपको कि हम बात कर रहे हैं कि विकास की, जी विकास की और लीडर की। जी हाँ मुझे एक बात याद आ रही है कि साउथ इंडिया में एक विधानसभा थी, वहां पर एक एमएलए लगातार जीता था, हारता ही नहीं था। उसके मुकाबले में किसी को भी खड़ा करो वो जीता था। फिर एक बार एक वहां एक गांव में पढ़ा लिखा लड़का जो गांव का था लेकिन पहले बार चला गया था, वो आया, उसने लोगों को कहा कि कहते जी हमारे गांव में देखो ये जीता है लेकिन इसने सारे गांव को नौकरी पे लगा दिया। उसका विजन क्या था कि मुझे एक भी गांव का लड़का बेकार नहीं दिखना चाहिए, बेकार नहीं दिखना चाहिए और ना ही इस लेवल पे दिखना चाहिए कि इलेक्शन में मुझे टक्कर वो सोचे भी कि मैं पॉलिटिक्स में आऊं। वो क्या करता उनकी था सोच खत्म कर कि 10th लेवल के बाद ही उनको एम्प्लॉयमेंट देना शुरू हो जाता था, प्राइवेट में सरकारी में वो करवाता था। छोटा सा विधानसभा था, कैन्नूर के पास का है, और उसने वहां पर अपना हब बना लिया था। फिर वो एक लड़का पढ़ा लिखा आता है, वो उसी गांव को होता है लेकिन वो दिल्ली आ गया होता है, वो आईएएस करके जाता है, उसको होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है, फिर वो स्टडी करता है, कहता है यार वजह क्या है कि जहां का लड़का अभी तक ग्रेजुएट कोई नहीं हुआ। तो फिर उसने कहा कि इसके चंगुल से निकलिए, बच्चों को बाहर भेजिए, पढ़ाइए, फिर आपकी डेवलपमेंट होगी। फिर उस विधानसभा का मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल पढ़ा था कि 9 आईएएस आईपीएस उस लड़के के जाने के बाद बने। अब वो जो लड़का है उसने अपनी गवर्नमेंट सर्विस से रिजाइन किया है और उसी गांव का एमएलए बना हुआ है। हाँ, तो देखिए यही चीजें ना ऐसे अल्टीमेटली आते क्या है हैं, कि हम सोच रहे हैं हमें 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 दुख शोक तीनों को है कि यहाँ पर वो डेवलपमेंट नहीं हुई जो हमारे नेबरिंग स्टेट की शहरों में हुई। और देखा जाए तो शायद जम्मू भी कैपिटल सिटी है, श्रीनगर भी कैपिटल सिटी है, आप जलंधर अमृतसर की बात करें तो कैपिटल्स भी नहीं है, लुधियाना, और कितना ग्रो करके हमसे ज्यादा इतने इतने जबरदस्त हॉस्पिटल्स। आज जम्मू में किसी को कोई ट्रीटमेंट कराना है वो कहते हैं अमृतसर चलो, लुधियाना चलो, जलंधर चलो। क्यों? क्योंकि यूएस से डॉक्टर्स पढ़ के आए हुए हैं, उनके आके प्राइवेट हॉस्पिटल्स खोले हैं, काम कर रहे हैं। किसी ने एडमिशन लेनी है, यूनिवर्सिटी में कुछ करना है, बोलिए जलंधर चलो जी। अच्छा, लवली यूनिवर्सिटी, यहाँ से लोग जा रहे हैं बच्चे पढ़, और देखो लवली यूनिवर्सिटी क्या है, एक स्वीट शॉप वाले थे, उन्होंने धीरे 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 करके अपनी यूनिवर्सिटी बना ली। यहाँ पर वो परमिशन नहीं है चीजें, क्योंकि पॉलिटिशियन ने भी नहीं चाहा, वही बात है। मगर कहीं ना कहीं अंदर एक दुख दर्द तो है। कश्मीर की एक मतलब बदकिस्मती यह भी है कि एक लैंड लॉक्ड एरिया है, और आप देख रहे हैं 80 साल के बाद 24/7/365 जिसको हम कहेंगे हर वक्त खुला रहने वाला रास्ता, ये 80 साल के बाद आ रहा है। आज भी आप देख रहे हैं आज भी बंद हुआ है रास्ता। अब एनीवे हम उससे निकल रहे हैं, ये एक अच्छी बात भी है, हमें इसको एक्नॉलेज करना चाहिए। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के वक्त में जब वो प्राइम मिनिस्टर, हाँ, उस वक्त तो उन्होंने ये जो 4 लेनिंग श्रीनगर हाईवे की करा ली उस वक्त शुरू, लेकिन बाद में बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको काफी तेज किया। वो लोग इसको पैसा नहीं देते थे कांग्रेस वाले, इन्होंने काफी ज्यादा पैसा दिया। इसके बाद ये जो है रेलवे वाला, ये भी चल रहा है 20-25 साल से ये प्रोजेक्ट, लेकिन बीजेपी के दौर में इनको पैसा ज्यादा दिया। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस वाले भी इसको मुकम्मल कर रहे थे अगर वो रहते, लेकिन वो शायद 10 साल में नहीं, थोड़ा स्लो चलता, बीजेपी ने चीजों को तेज किया। ये इन्होंने इसको तेज किया, इस चीज के लिए इनको हमें क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन ये भी एक बात है कि मतलब ये माननी चाहिए किसी एक पार्टी को दोष दिए बिना कि 80 साल के बाद फिजिकल इंटीग्रेशन हो रही है कश्मीर की विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। जब आपकी फिजिकल इंटीग्रेशन ही नहीं हुई है, जब हम मतलब स्कूल में पढ़ते थे, अगर हमें दिल्ली जाना होता था ना तो हमें सब रिश्तेदारों को पूछना पड़ता था कि आप जब निकलते तो हमारे 10-12 रिश्तेदार पीछे पीछे चलते जब तक बस में चढ़ जाते। वो एक जमाना था, जैसे एक दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। आज तो वो जमाना खत्म हो चुका है। तो ये फिजिकल इंटीग्रेशन आज से 50 साल 40 साल पहले होना चाहिए था। बदकिस्मती है अभी तक भी नहीं है, कल भी रास्ता बंद, जो आप खुद बता रहे, ये नहीं होना चाहिए। 24 घंटे हर दिन ये राबिता चलना चाहिए। सड़क हमें कनेक्ट करती है। पवन जी अगले 10 साल कहाँ देखते हैं जम्मू कश्मीर को? अब ज्यादा डेवलपमेंट होगी, डबल इंजन की सरकार है,
नहीं, अभी तक तो डबल इंजन एक दूसरे को खींच डबल रहे इंजन है, एक आगे है, एक पीछे, वो इधर खींच रहा है, वो इधर खींच रहा है। डबल इंजन नहीं है ना, ये ऐसे डबल इंजन है, अभी तो ऐसे डबल इंजन वो आगे दिल्ली की तरफ जा रहा है, एक जम्मू की तरफ आ रहा है, उसने बनिहाल क्रॉस करना है। डायरेक्शन एक ही रहना हाँ, चाहिए। ये direction डायरेक्शन अगर अगर एक वो होगी तो जितना होगा। वो उधर खींच अगर रहा अपोजिट होगा। डायरेक्शन में वो इधर जाएगा तो फिर डेवलपमेंट, लेकिन काम होंगे, अच्छा नहीं है कि ये अगले 10 साल हाँ अगले 10 साल में कहाँ डेवलप नहीं अच्छा होगा। जम्मू कश्मीर दोनों अच्छी जगह पे पहुंचेगी, क्योंकि आज जो नई पीढ़ी आ रही है ना हमारे वाली, वो अब फास्ट फॉरवर्ड है। अब थोड़ा जहनी तौर पे भी हम लोग विकास चाहते हैं और खुल भी गए हैं, पहले से ज्यादा अब हो गया। अब क्या हो रहा है कि अब विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, पहले लिमिटेड हो गया था, एक सर्कल के अंदर बंद हो गए थे, अब वो चीजें नहीं है। अब जो बाहर से बच्चे जहाँ पढ़ने आते हैं उनके साथ हमारे बच्चे होते हैं, वो कंपटीशन भी है। लेकिन एक चीज इसमें और देखनी पड़ेगी, जैसे मैंने कहा कि एक इंजन दिल्ली जा रहा है तो एक बनिहाल पार करने की कोशिश में है। अगर ये खींचातान रही तो यही 10 साल जो आगे आने वाले हैं पिछले 10 साल के बराबरी में बराबरी रहेंगे, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है, मुझे एक उम्मीद है कि नए लड़के जो जीत कर आए ना इस बार विधानसभा में, जो इस बार विधानसभा चुनावों में कुछ नए जो चेहरे आए हैं, उनके अंदर ललक है काम करने की। अगर अच्छा तालमेल सरकारों के साथ रहा तो बढ़िया हो सकता है। क्या सब 10 साल अगले? मैं समझता हूँ कि जब तक भी साइकोलॉजिकल इंटीग्रेशन नहीं होगा, पर्टिकुलरली कश्मीर की मैंने बता दिया आपको, एक अहमियत है। पॉपुलेशन भी वहाँ पे ज़्यादा है और ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। इसमें मैंने पहले भी बता दिया है 68% मुस्लिम पॉपुलेशन इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कश्मीर, इस एतबार से कि ये एक मेजॉरिटी है और मेजॉरिटी को अपने साथ चलाना बहुत ज़रूरी है। अभी हम ये बता रहे थे ना कि फिजिकल इंटीग्रेशन भी नहीं हुआ है, तो साइकोलॉजिकल इमोशनल इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा जब तक हुआ ही नहीं। सिर्फ ये हुआ कि लोग यहाँ से बाहर गए, उन्होंने वहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई की, ये हुआ। लेकिन कश्मीर में एक हमने बता दिया पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का माहौल है, वहाँ पे एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट 47 से ही रही है, अब 1989 के बाद ये एक आर्मड इंसर्जेंसी बन गई। अब इसमें बंदूक आ गया, इसमें लोग मर गए, बहुत सारी लोग मर गए। अपनी तरफ पर अपनी जगह पे एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट, मतलब फ्यूचर बेटर होगा। मुझे ये पॉइंट करने दे कंप्लीट। अपनी जगह पे ये एक पॉलिटिकल एक आइडियोलॉजी है कि यहाँ पे प्लेबिसिट होना चाहिए था, हमें पाकिस्तान कैसा होना चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए थी, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें रही है। लेकिन अब ये है कि इसमें पिछले 20-22 साल से एक ऐसी एक ऐसा रुझान आ चुका है जिसको हम लाइसेंस्ड रिवोल्ट या लाइसेंस्ड सेपरेटिज्म कहते हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि वो है, वो ये है कि लोग यहाँ पे कंट्री में किसी पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता है, या ब्यूरोक्रेसी की लेवल पे या पॉलिटिक्स की लेवल पे, वो उनको लाइसेंस देते हैं कि आप लोग जाओ सिक्योरिटी फोर्सेस को अब्यूज करो, गालियां दे दो, हिंदुस्तान को जितना आप दे सकते हैं उतना दे दो। इससे क्या हो जाता है, इससे उनको फायदा मिलता है किसी दूसरी जगह वोट लेने का। जब तक ये लाइसेंस्ड रिवोल्ट खत्म नहीं होगा और आप लोगों को अपना करके उनको मिलाएंगे नहीं अपने साथ, तब तक इसका जो भविष्य है वो तारीख है, वो टॉक है, तब तक ये ठीक नहीं होगा। इसको कम्पेटिटिव नेशनलिज्म जो है वो बनाना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और पॉलिटिकल पार्टीज को, इस पर सहमत कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए। ये जो उन्होंने हम जिसकी कल भी बात कर रहे थे 1999 में कि एक मेजॉरिटी वोट को स्प्लिट कर लो, फिर ये पार्टी तैयार करो, फिर इनके साथ कोलिशन बना दो, ये सारी एडहॉकिस्ट चीजें हैं। और इससे सिर्फ एक ही फायदा हुआ है, वो सेपरेटिस्ट को हुआ है, वो पाकिस्तान को फायदा हुआ है। इंडिया की जो भी पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट कश्मीर में हुई है वो कंप्लीटली जीरो हो जाती है इन चीजों से। इसको रेडिकली चेंज करने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं दिस इज द विजिबल पेन वाइल ग्रोइंग इन जम्मू एंड कश्मीर। एक पेन हमारे सबके दिलों के अंदर है जब हम जम्मू कश्मीर में ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कि आखिर हम क्यों पीछे हैं उन रियासतों से, उन शहरों से, डेवलपमेंट के हिसाब से, मेंटल डेवलपमेंट के हिसाब से, जहनी तौर से, फिजिकल तौर से, तो क्यों पीछे हैं? कारण बहुत सारे हैं। ओपनली बोलना चाहिए ओपन माइक पर आके। तो आज का ओपन माइक इसी पर था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। लाइक फॉलो शेयर करा करिए, और अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं हमारे साथ ओपन माइक में तो हमें ज़रूर व्हाट्सएप करिए, हम आपको भी इनवाइट करेंगे, अपने साथ बिठाएंगे और ओपन माइक पे आपकी डिस्कशन भी हमारे साथ रहेगी। मुद्दे भी बहुत हैं, चर्चाएं भी बहुत हैं, खुलकर बोलना ज़रूरी है। बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।